हेलो गर्ल्स। होम साइंस में हम भोजन पकाने और परोसने की मुख्य विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने भोजन पकाने की मुख्य विधियां तो पढ़ ली थी, जिसमें 4 प्रकार की विधियां थी। भोजन को जल के माध्यम से पकाना, भाप के माध्यम से पकाना और चिकनाई के माध्यम से पकाना और वायु के माध्यम से पकाना। तो ये चारों विधियां हम पढ़ चुके थे। बच्चों, आज के हम इसी लेसन का टॉपिक है भोजन परोसने की विधियां, जिन्हें भोजन परोसने की शैलियां भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसी के साथ कि किस तरह से हम अपने भोज्य पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं ये भी पढ़ेंगे, और खाद्य पदार्थों का संरक्षण पढ़ेंगे, और पौष्टिकता पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए गर्ल्स, स्टार्ट करते हैं। भोजन परोसने की मुख्य विधियां। तो भोजन परोसना एक कला है, जैसे भोजन पकाना एक कला है, उसी तरह भोजन परोसना भी एक कला है। कला इसलिए है क्योंकि कितना ही अच्छा भोजन बना लो, कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बना लो, लेकिन अगर आपको भोजन परोसना नहीं आता तो आपकी इतनी मेहनत किसी काम की नहीं रहती। क्योंकि जहाँ पे बहुत प्यार सम्मान से भोजन परोसा जाता है तो उसी परिवार के जो व्यक्ति हैं तो वो खुश रहते हैं, और वो मेहमान जो उस घर में जाते हैं तो वो भी जिस तरह से उन्हें खिलाया जाता है, परोसा जाता है खाना, तो उसकी तारीफ बहुत दूर दूर तक करते हैं। तो जरूरी होता है कि हमारे पास अगर साधारण भोजन भी है लेकिन वो पौष्टिक भोजन होना चाहिए, क्योंकि साधारण से साधारण भोजन भी पौष्टिक भोजन हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत व्यंजन पकवान ही पौष्टिक हो या फिर महंगी पदार्थ भोज्य पदार्थ पौष्टिक हो। पौष्टिकता तो जो हमारे सस्ते पदार्थ होते हैं भोज्य पदार्थ, उनमें भी उसी मात्रा में होती है जो हमारे महंगे भोज्य पदार्थ होते हैं। तो भोजन परोसना एक कला है। तो अब इसकी जो शैलियां हैं, विधियां हैं, तो वो है भोजन परोसने की शैलियां। वैसे तो मुख्यतः 2 शैलियां हैं, लेकिन अब जो प्रचलन में बुफे प्रणाली के कारण इसको भी शैलियों में इंक्लूड कर लिया गया है। तो पहले है स्वदेशी शैली, दूसरी है पाश्चात्य शैली और तीसरी है बुफे प्रणाली। तो जो स्वदेशी शैली है तो इसमें भोजन इस थाली में परोसा जाता है, और जो पटरे पे या फिर आसन पे या फिर जो भी बिछा दिया जाता है तो फिर उसमें वहां पे बैठ के भोजन किया जाता है। तो परिवार के सदस्य या मेहमान नीचे बैठ के भोजन करते हैं। तो इसमें जो गृहिणी होती है तो वो सबको थाल परोस के देती है, और उसी में वो दाल चावल और जो सब्जियां वगैरह हैं तो वो कटोरी में रखती हैं। तो इस जो अधिकतर अब ये जो प्रणाली है तो ये गांव में अभी प्रचलित है। धीरे धीरे ये थोड़ा सा खत्म होती जा रही है, क्योंकि सभी जो डाइनिंग टेबल पे खाना पसंद करते हैं या फिर पाश्चात्य शैली में खाना पसंद करते हैं। लेकिन अब भी ये है, हमारी स्वदेशी शैली भी है। अपने पे डिपेंड करता है कि आपको किस शैली में भोजन परोसना या खाना अच्छा लग रहा है। शैलियाँ सभी अच्छी है भोजन परोसने की। तो अब इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए स्वदेशी शैली में, कि इसमें ये रखना चाहिए कि एक तो व्यक्ति को जो वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा जो भोजन परोस रहा है, क्योंकि कोई जरूरत का सामान अगर किसी को पड़ रहा है, जरूरत पड़ रही है तो तुरंत वो मंगा लेते हैं। और इसमें जैसे कि होता है सारी चीजें जो एक ही थाली में परोसी जाती है, तो उसके लिए भी ये नहीं होना चाहिए कि एक के ऊपर एक ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, उससे भोजन थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो चाहे छोटी छोटी कटोरी में हो, लेकिन सारी चीजें दाल और सब्जी और जो अचार चटनी वगैरह है तो वो अलग अलग छोटी छोटी कटोरियों में रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पाश्चात्य शैली। तो ये शैली शहरों में ज्यादा प्रचलित है। पाश्चात्य यानी वेस्टर्न से आई है, ये पश्चिमी देशों से आई है। तो ये शैली भी बहुत अच्छी है। इस शैली में एक डाइनिंग टेबल जो होता है टेबल, तो उस पे
जो भोज्य पदार्थ हैं तो पाश्चात्य शैली में जो भोज्य पदार्थ हैं तो उनको खाने को टेबल पर रखा जाता है और जो सारा खाना है वो बड़े बड़े डोंगों में रख दिया जाता है और प्लेट कटोरियाँ वगैरह जो घर के सदस्य होते हैं गेस्ट होते हैं तो वो खुद से लेते हैं, वही टेबल पे रखी होती है और उनमें अपनी ज़रूरत से और अपनी पसंद से चीज़ों को थाली में वो रख लेते हैं या फिर वहाँ पे अगर गृहिणी या कोई और भोजन परोसना चाहे तो वो भी परोस सकता है। तो इसमें ये होता है कि जितना व्यक्ति चाह रहा है खाना तो उतना ही हिसाब से वो लेता है, तो ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता। क्योंकि ऐसे स्वदेशी में ये था कि अगर ज़्यादा खाना दे दिया, एक बार खाना शुरू कर दिया तो फिर वो वेस्टेज आता है ज़्यादा। स्वदेशी शैली में बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है, लेकिन पाश्चात्य शैली में ज़्यादा वेस्ट नहीं होता क्योंकि थोड़ा थोड़ा वहीं पे सारा रखा होता है तो थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं तो उसमें वेस्ट नहीं हो पाता। और ये है कि इसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर खा सकते हैं बिकॉज उसके लिए कोई गृहिणी को वेट नहीं करना पड़ता कि सामान बार बार नहीं देना पड़ता। और जो स्वदेशी शैली में गृहिणी को या फिर किसी सदस्य को रहना पड़ता है कि कब जरूरत पड़ जाए कौन से सामान की। तो इस जो पाश्चात्य शैली है उसमें परिवार के सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। और जो अब हमारी नेक्स्ट है बुफे प्रणाली, तो ये ऐसी प्रणाली है पाश्चात्य से मिलती जुलती है, यानी खाना बड़े बड़े डोंगों में रख दिया जाता है और वहीं पे प्लेट्स वगैरह भी रखी होती हैं, लेकिन जो फैमिली के लोग हैं या फिर गेस्ट हैं तो वो खड़े होके खाते हैं इसको। इसमें भी अपनी पसंद से और अपने हिसाब से वो खाना लेते रहते हैं। और इसमें ये होता है कि बुफे प्रणाली में भी देखिए खाना तो अपनी पसंद से लेते हैं, लेकिन ये इसमें खाना बचता भी बहुत है क्योंकि ज़्यादा बना के रखना पड़ता है। हिसाब इस ये भी होने का कि 10 लोग हैं तो फिर 10 का कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ता है डोंगों में। तो अब इसमें ये शादी ब्याह में ज़्यादा चलती है ये बुफे प्रणाली। तो ये तीनों आपकी हो गई, स्वदेशी शैली, पाश्चात्य शैली और बुफे प्रणाली। अब भोजन परोसते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो भोजन परोसते समय सबसे पहले सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि सफाई होनी चाहिए और जो जिस यूटेंसिल बर्तन में आप भोजन परोस रहे हैं वो गीले नहीं होने चाहिए, तो उनको किसी कॉटन के सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपने भोजन परोसा है तो उसमें जो अगर आपने देसी शैली में परोसा है तो जो थाली है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उसमें जो कई सामान अगर रखने हैं तो छोटी छोटी कटोरी में रखने चाहिए। और अगर पाश्चात्य शैली में भोजन परोसा है तो फिर उसके लिए भी डोंगों में इतना तो भोजन होना ही चाहिए कि अगर 4-6 लोग बैठे हों तो सबको वो चीज़ मिल जाए। यही होना चाहिए कि आपने थोड़ा थोड़ा से करके रख दिया और सबको वो पूरा भी नहीं हो रहा है। और इसमें ये भी होना चाहिए कि जो गेस्ट आए हैं तो उनके लिए कुछ स्वीट्स और इस तरह के डेजर्ट भी होने चाहिए भोजन के साथ। नेक्स्ट है हमारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो बच्चों हमारे जो कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं वो जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए उनको संरक्षण करना जरूरी होता है। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो लंबे समय तक हमें संरक्षण करना पड़ता है ताकि उनको हम यूज कर सकें। तो वो कई विधियां हैं उसकी भी संरक्षण की, जैसे सुखाकर। तो अधिकतर हमारे सारे मसाले, मिर्च मसाले ये हम सुखाकर ही प्रयोग करते हैं। और जैसे कुछ मौसमी सब्जियां होती हैं तो गृहिणियां क्या करती हैं कि उनको बॉईल करके और फिर उनको सुखा लेती हैं, तो वो बहुत दिनों तक चल जाती है। यानी जब सीजन नहीं होता तब भी वो उनको खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उबालकर। तो कुछ चीजें उबालकर सुरक्षित रह सकती हैं, स्पेशली जैसे मिल्क होता है तो उसको हम उबालकर काफी 2-3 दिन तक चला सकते हैं, जबकि वैसे वो 6 से 8 घंटे में ही खराब हो जाता है और गर्मी ज्यादा हो तो 4-5 घंटे में ही खराब हो जाता है। और कुछ जैसे डिब्बाबंद में भी कुछ चीजें बॉईल करके रखी जाती हैं चाशनी में रखकर। तो जैसे चटनी बनाई जाती है चाशनी में उसको रखा जाता है
और ये मुरब्बा होता है, और जो जैम और जेली इनकी भी चाशनी तैयार की जाती है, तो उसमें ये पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। रासायनिक विधि, एक रासायनिक विधि, एक बेंजोइक एसिड होता है, तो अगर उसे हम डालते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ में तो वो काफी लंबे समय तक चल जाता है, और बेंजोइक एसिड को अचार में भी डाला जाता है। तेल, नमक आदि के द्वारा, तो तेल स्पेशली इसको हम अचार सुरक्षित रख सकते हैं इसके द्वारा, जैसे आम का अचार या फिर और चीज अचार होते हैं तो इनमें तेल और नमक ज्यादा डाला जाता है, तो ये सुरक्षित बने रहते हैं। ठंडा रखकर, तो जिसमें कोल्ड स्टोरेज होते हैं तो वहाँ पे जो फल हैं, सब्जियां हैं, तो उनको रखा जाता है, तो वो कई महीने तक ताजी बनी रहती हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में वो खराब नहीं होती, तो उनका जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है चीज़ों की, तो वो खत्म हो जाती है, तो मतलब कम हो जाती है, तो इसलिए वो बनी रहती हैं ताज़ा। और घरों में हम यही काम फ्रिज के द्वारा कर सकते हैं, जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में होता है। और अन्य विधियाँ क्या है, तो जैसे कि एक विधि है विकिरण द्वारा, तो विकिरण के द्वारा भी हम अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। पौष्टिकता पर पाक क्रिया का प्रभाव, पौष्टिकता पर पाक क्रिया का प्रभाव, यानी जैसे हमारे भोज्य पदार्थों में पौष्टिकता होती है कि इनमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन आदि पाए जाते हैं, तो ये इनके पौष्टिक तत्व हैं भोजन के। इन पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं हम। जैसे वसा पर प्रभाव, तो वैसे तो वसा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम वसा को लगातार ज्यादा गर्मी पर उसको गर्म करें, अधिक गर्म करने से जो एक्रिलीन नामक एक पदार्थ है जो रसायन टाइप का होता है वो पैदा हो जाता है, वो बहुत हानिकारक होता है और उसमें अलग सी स्मेल आती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप वसा को, जैसे ऑयल है या घी है, उसमें कोई चीज़ बना रहे हैं, तल रहे हैं, तो फिर उसे यूज नहीं करना चाहिए और दोबारा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्रिलीन नामक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन पर प्रभाव। तो वैसे तो प्रोटीन ताप पाकर, यानी अगर वो उसे पकाया जाए तो वो सुपाच्य बन जाती है, जैसे हमारी दालों की प्रोटीन होती है, दालें होती हैं, और एग, मांस और ये मछली होते हैं, तो अगर इनको पकाया जाए तो वो सुपाच्य हो जाती हैं। लेकिन उनको ज़्यादा पकाया जाए, ज़्यादा ताप दिया जाए तो उनकी प्रोटीन सख्त हो जाती है, स्पेशली जो जंतु प्रोटीन होती है तो उनकी प्रोटीन सख्त हो जाती है, तो वो पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो देर से पचती है। तो भोजन को पकाएं तो प्रोटीन को पकाएं, लेकिन एक निश्चित टाइम तक, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव, तो कार्बोहाइड्रेट ताप पाकर ये अच्छा बन जाता है और इसकी पौष्टिकता तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे आलू है और फिर ये शकरकंद है, तो ये सारी, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप इनको कच्चा खाओगे तो कसैले स्वाद के लगेंगे, लेकिन पका के खाने से इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ज़्यादा अगर इनको पकाया जाए तो इनमें रवे टाइप का आ जाएगा, उसमें पानी मिलाएंगे तो रवा हो जाएगा और लई जैसा बन जाएगा, तो फिर उसमें थोड़ी सी पौष्टिकता कम होने लगती है। वैसे ये पौष्टिक, ज़्यादा पौष्टिक बन जाता है ताप पर असर पाकर। खनिज लवण पर प्रभाव, तो खनिज लवण, ताप तो देखिए हर भोज्य पदार्थ के लिए ताप जरूरी है, बिकॉज हमारे जो मनुष्य के शरीर इस तरह संरचना इस तरह की नहीं है कि वो कच्चे भोज्य पदार्थों को खा ले। अगर वो सिर्फ फल छोड़कर और कुछ सलाद वाली सब्जियां छोड़कर मनुष्य जैसे कच्ची चीजें नहीं पचा सकता, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, और जो जानवर होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन होता है, तो वो पचा सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम अपने भोज्य पदार्थों को पका लें। तो जो हमारा खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये भी भोज्य पककर अच्छे, मतलब ज़्यादा इनमें फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा ताप का भी ये बने रहते हैं, लेकिन एक ज़्यादा ओवर हीट देंगे उनको तो उन पे भी असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है विटामिन पर प्रभाव। तो विटामिन पर देखिए, विटामिन जो सी होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है उसको पकाने का, और विटामिन बी को भी, बिकॉज ये जो है ये बस उसमें
विटामिन है। तो अगर इनको हम पकाएंगे तो ये विटामिन, जैसे विटामिन सी तो उड़ जाता है बॉयल करने से भी, लेकिन ये इनको हमें अधिकतर वो जिनमें विटामिन सी हम लेना चाह रहे हैं तो अधिकतर फलों में, खट्टे फलों वगैरह में पाया जाता है, तो उनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती और हरी ताजी सब्जियों में पाया जाता है। तो विटामिन सी स्पेशली बचाने के लिए कम पकाना चाहिए। और जैसे ये होते हैं मिनरल्स और विटामिन, तो जिस चीज़ को हम पकाते हैं, जैसे मान लीजिए हम मेथी या फिर पालक, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं हरी पत्ते वाली सब्जियों में, तो उसके पानी को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो उन्हें किसी और चीज़ में, जैसे आटा गूंदने में और या सब्जी के अंदर डाल के यूज़ कर लेना चाहिए। तो स्पेशली विटामिन सी का ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, वरना विटामिन सी बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस खाद्य पदार्थों को, विटामिन सी वालों को ऐसे ही खाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे विटामिन बी भी बेकार होने लगता है, खराब, मतलब उसका असर कम होने लगता है पौष्टिकता अगर ज़्यादा पकाएंगे तो। और जो विटामिन एक होता है खाने वाला सोडा, तो वो उसमें नहीं डालना चाहिए खाद्य पदार्थों में, तो उससे क्योंकि विटामिन बी खत्म हो जाता है, तो हमारे वो खाद्य पदार्थ उतने पौष्टिक नहीं रहते। तो ये हमारे इस पौष्टिकता का असर हमने देख लिया भोज्य पदार्थों पर। और बच्चों, ये हमारा चैप्टर भोजन पकाने तथा परोसने की मुख्य विधियाँ काफ़ी अच्छा था, इजी था, इंटरेस्टिंग था, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है, किसी चीज़ में नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना बच्चों, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और उस डाउट जो आपके होंगे उन्हें क्लियर करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे। और अगर आपके समझ में आ जाता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, मेरा पढ़ाया या फिर ये टॉपिक जो मैंने लिया था वो मैं उसको सही से आपको समझा पाई हूँ। और बच्चों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर होने पर हमारा चैनल को अथॉरिटी मिल जाएगी कि हम ऑनलाइन आपकी क्लास ले सकें। और जैसे कि अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो अभी आपको कोई डाउट आता तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के तुरंत बता देते, मैं देख लेती और तुरंत आपको आंसर दे देती या फिर उसको डिटेल कर देती। तो ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं वीडियो को अपलोड करूँगी और फिर वो मैं आपको सेंड करूँगी, तब वो आप देखोगे, फिर उस कमेंट बॉक्स में जाके लिखोगे, तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि जब हम कोई, हमारे मन में जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो, अगर तुरंत हमें समाधान मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों को भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, जो आपके रिलेशन में हैं, आपकी फ्रेंड हैं और दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। तो बच्चों, ये आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और मुझे ज़रूर बताना। और हमारे